लेकिन अगर कांग्रेस उससे उबर नहीं पाई तो कांग्रेस के पास एक ही रास्ता बचता है, फिर से लालू यादव के पास जाना। खासतौर पे तब जब लालू यादव ने एक तरफ भगचोड़ा कह दिया था, यानी नीतीश कुमार के साथ वो डैमेज वाला रिलेशनशिप वो रखना चाहते हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार को किसी को भी डैमेज करना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। यानी किसी भी गठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री को लेकर चिराग पासवान पूरा माहौल बना रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने खुद दावा कर दिया है कि खेला होगा और 2 नवंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे तेजस्वी यादव, या बना लेंगे, उन दावा कर रहे हैं बना ही लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मध्य प्रदेश मॉडल से बिहार में सरकार बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश मॉडल क्या है, और मध्य प्रदेश में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने सरकार बनाई है उस तरीके से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब यही जो समीकरण है ना, वो तेजस्वी यादव को जच गया है, और तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं ये समझ लीजिए। तेजस्वी, देखिए लालू यादव ने तो पहले से भी ये काम कर रखा है। उन्होंने कई विधायकों को जदयू, भाजपा, हम, वीआईपी सभी के टच में अपने रखा है। सत्ता का समीकरण बदलते बिहार में देर नहीं लगता है। नीतीश कुमार परमानेंट भाजपा के साथ नहीं है, और अगर आपको लगता है कि परमानेंट नीतीश कुमार भाजपा के साथ है तो जरा 2014 की स्थितियों को याद कर लीजिए। बिहार में सत्ता का गणित कभी बदल सकता है। जदयू में एक बैक बेंच बन गया है जिस पर पिछले जमाने के हारे हुए सारे मंत्री, सारे विधायक जो जानते हैं कि भाजपा के साथ रिश्ता आगे निभने वाला नहीं है, जो जानते हैं कि जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे आने वाले समय में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। 2 नवंबर को राजद का दावा है कि वो सरकार बनाने जा रही है। ये कैसे हो सकता है, किन समीकरणों के आधार पर ये हो सकता है? तो इन सभी को समझने के लिए पहले तो आपको बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति और सरकार के आंकड़ों को समझना होगा। नमस्कार, ये पंचनामा ही है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है और आपको उस निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है जहां से बिहार के राजनीति के कई सवालात आपके जहन से समाप्त हो जाते हैं। आज एक बहुत बड़ा सवाल लेकर हम चल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि उपचुनाव जब से घोषित हुआ है, दोनों जगहों पर राजद ने दावा भी ठोका है, और इस दोनों जगहों के चुनाव ने ऐसा क्या कॉन्फिडेंस दे दिया है राजद को, तेजस्वी यादव को, कि वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बात है उपचुनाव की, तो दोनों सीटों पर लगभग सभी पार्टियां जो कंटेस्ट कर रही हैं सभी ने जीत का दावा किया है। जदयू जो कि दावा करती है दोनों जगहों पर जीतने का, तो उचित भी लगता है क्योंकि जदयू के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनडीए की पूरी ताकत वहाँ कहीं ना कहीं झोंक रखी है, और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए एकजुट फिलहाल लग रहा है दोनों सीटों पर। ऐसे में दावा मजबूत हो जाता है जदयू का। राजद कमजोर जरूर है क्योंकि कमजोरी राजद को अपने ही गठबंधन से है। कांग्रेस वहाँ से दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। इस वजह से राजद कमजोर जरूर होती है, लेकिन दावा राजद का भी वहाँ से मजबूत है क्योंकि आज लालू यादव दोनों जगहों पर चुनावी सभा करेंगे, और काफ़ी दिनों बाद 2015 के बाद पहली बार लालू यादव किसी चुनावी सभा में आएंगे, यानी भीड़ तो वो इकट्ठा करेंगे ही करेंगे, और सिंपैथी भी लालू जी के साथ होगा। दूसरी बात, कांग्रेस जो कि सीट को राजद से छीनना चाहती थी, जीतना भी है, दावा तो कांग्रेस की तरफ से भी है। कन्हैया कुमार है, पप्पू यादव हैं, सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के वहाँ उतरे हुए हैं, और कांग्रेस जितना मेहनत शायद कर रही है इस दो सीटों में, उतना कोई और पार्टी बिहार में नहीं कर रही है। कांग्रेस इसे अपने रिवाइवल से भी जोड़ रही है, और साथ ही साथ अपने सहयोगी राजद को एक मुफ्त जवाब देने से भी जोड़ रही है। इसके अलावा चिराग पासवान दोनों सीटों पर दावा तो जीतने के कर रहे हैं, लेकिन मुझे और बिहार के उन राजनीतिक विश्लेषकों को जो काफ़ी गहन अध्ययन करते हैं बिहार की राजनीति का, उनको ये पता है कि चिराग पासवान एक बहुत बड़ा मैसेज देने गए हैं। चिराग पासवान ये साबित करने गए हैं कि भाजपा से अलग हटके भी उनका बड़ा वोट बैंक है। नीतीश को वो जब चाहें डैमेज कर सकते हैं, यानी नीतीश कुमार के साथ वो डैमेज वाला रिलेशनशिप वो रखना चाहते हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार को किसी को भी डैमेज करना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। यानी किसी भी गठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री को लेकर चिराग पासवान पूरा माहौल बना रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, ताकि उनके साथ जब आगे चल के जोड़ घटाव किया जाएगा तो उसका पूरा फायदा चिराग पासवान को मिले। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सभी का दावा इस सीट पर है।
इन दोनों सीटों पर है, माफ कीजिएगा। लेकिन राजद जिस तरीके से दावा कर रही है ये थोड़ा अननेचुरल भी लग रहा है, क्योंकि जीत का दावा अपनी जगह पर है, लेकिन 2 सीटों के जीत लेने से राजद सरकार कैसे बना लेगी। 2 नवंबर को राजद का दावा है कि वो सरकार बनाने जा रही है। ये कैसे हो सकता है, किन समीकरणों के आधार पर ये हो सकता है? तो इन सभी को समझने के लिए पहले तो आपको बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति और सरकार के आंकड़ों को समझना होगा। देखिए, बहुत सीधे तरीके से समझा देता हूँ आपको, और फिर मैं समझाऊंगा कि तेजस्वी यादव आखिर करना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप वर्तमान स्थिति को समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जहां सारी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, वहीं राजद जीत का ही नहीं बल्कि सरकार बनाने का दावा कर रही है। तेजस्वी यादव के कई नेताओं ने, चाहे भाई वीरेंद्र हो, श्याम रजक हो या मृत्युंजय तिवारी हो, इन सभी ने दावा किया है कि कभी ना कभी पिछले 1 साल में कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कभी 15 अगस्त, कभी 26 जनवरी, कभी अलग अलग काम को लेकर, कभी बरसात बाद, कभी मानसून बाद, आपने सब सुना है। इन दावों के इतर इस बार तेजस्वी यादव ने खुद दावा कर दिया है कि खेला होगा, और 2 नवंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे तेजस्वी यादव, या बना लेंगे, तो दावा कर रहे हैं बना ही लेंगे। तो ये ऐसी स्थिति में इन दावों की हकीकत को जानने के लिए पहले वर्तमान विधानसभा की स्थिति को समझ लीजिए। बहुत तेजी से समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं, छोड़िए महागठबंधन, पहले मैं आपको एनडीए गठबंधन की बात बताता हूं, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोवर्सी अभी है नहीं। 74 सीटों पर भाजपा है, बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी। 43 सीटों पर जीतकर जदयू कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर है, और एक्चुअली जीता तो 45 सीट था, लेकिन ये 2 सीटें हैं, इन पर आकस्मिक निधन की वजह से विधायकों के खाली हुई थी, तो ये दोनों जदयू की सीटें है उपचुनाव की। तो अभी फिलहाल 43 पर जदयू है। इसके अलावा 4 हम और वीआईपी के हैं, और 1 निर्दलीय हैं। इसका कुल योग अगर आप करते हैं तो 126 होता है, यानी 126 विधायक एनडीए के हैं। सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए, यानी 4 से कंफर्टेबली मेजोरिटी में हैं। ये इनको हिलाना असंभव है। कैसे हिलेंगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि जहां तेजस्वी यादव और महागठबंधन की स्थिति क्या है, दावे की हकीकत क्या है। तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 74 भाजपा है, 75 पर राजद है। 75 सीटों और 75 विधायक के साथ नंबर 1 पर है। 19 विधायक कांग्रेस के हैं, 16 लेफ्ट की पार्टियों का योग है, और 5 ओवैसी हैं। आप यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर आप 75, 19 और 16 जोड़ लेते हैं तो 110 होता है। यानी वर्तमान जो चुनाव लड़ने गया था महागठबंधन, वो 110 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है राजद ने, फिर भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया। अब यहाँ जोड़ घटाव आप समझिए, 110 विधायक जरूर हैं राजद के, लेकिन ये दावा किया जाता है कि जो 5 ओवैसी के विधायक हैं उनको लालू यादव साध लेंगे। अपने हिसाब से लालू यादव जब चाहें बुला सकते हैं। हालांकि इस दावे की हकीकत भी देखनी होगी, क्योंकि शहाबुद्दीन वाले प्रकरण में या ऐसे भी जब जोड़ घटाव होता है तो ओवैसी की नज़दीकियाँ नीतीश से ज़्यादा दिखती हैं देन की राजद से। तो इस 5 विधायकों को हम फिलहाल घुमंत की तरह छोड़ सकते हैं, ये कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। दावा कैसे कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी जो है वो 122 चाहिए। आपके पास अगर 110 प्लस 5 भी कर देते हैं तो 115 होता है। आपके पास 7 विधायकों की कमी ओवैसी के बावजूद है। ये कैसे पूरा कीजिएगा, इसे कैसे पाटिएगा? इस डिफरेंस को बिना कम किए हुए या समाप्त किए हुए कैसे सरकार बना सकते हैं आप? तेजस्वी यादव ने पूरी चुनाव के दौरान लगभग सभी मंचों से ये दावा किया, चुपचाप ललटेन छाप, और साथ ही साथ कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आपके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई सब के लिए व्यवस्था करेंगे, सड़कों का जाल बिछा देंगे। ये सारे काम उन्होंने बताए जो कि अपने पूर्व के कार्यकाल में भी राजद ने नहीं किए, उन सभी को गिना रहे हैं वो। अब यहां एक बात समझ लीजिए आप, दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, सारे विश्लेषक अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने बात करते हुए पत्रकारों से एक स्पष्ट तौर पर एक प्लान बता दिया है कि किस प्लान से वो बिहार में सरकार बनाएंगे। और ये प्लान कहीं ना कहीं जब वो कहते हैं तो बहुत वैलिड भी लगता है,
तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मध्य प्रदेश मॉडल से बिहार में सरकार बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश मॉडल क्या है? और मध्य प्रदेश में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने सरकार बनाई है उस तरीके से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जब लोगों ने पूछा उनसे कि भाई मांझी आपके साथ नहीं है, मुकेश सहनी आपके साथ नहीं जाएंगे, स्पष्ट कर चुके हैं दोनों, ओवैसी आपके साथ नहीं है, कांग्रेस आपको छोड़कर ही जा रही है, तो ये 74-75 को जो आपका सीट है प्लस ये 16 को लेफ्ट का सीट, ये जोड़कर तो आपका 100 भी नहीं पुर रहा है, कैसे सरकार बना लीजिएगा मालिक? तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का कहना था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनी उस सरकार की तरह ही हम भी सरकार बना लेंगे। अब मध्य प्रदेश वाला मामला क्या है वो जरा आप समझ लीजिए। तो मध्य प्रदेश का गणित समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में 15 साल ने भाजपा ने सरकार चलाई, व्यापम घोटाला हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, शिवराज चौहान लगातार रडार पर रहे हैं विपक्ष के, और अंततः उनकी जो सरकार है वो दिसंबर में गिर गई। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। कमलनाथ की सरकार 15 महीने भी नहीं चल पाई। दिसंबर में सरकार बनाने के बाद 20 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया था। ये क्यों हुआ था? कमलनाथ सरकार ने 11 दिसंबर को विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर 17 दिसंबर को शपथ ली थी। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर कहा था कि 15 महीनों में राज्य में उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको हमेशा डैमेज करने को लेकर ही अड़ी रही। और जिस तरीके से बिहार में अभी तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बना लेंगे, उसी तरह से भाजपा बार बार ये दावा करती रही कि वो सरकार बना लेगी, और वो ये भी कहती रही कि केवल 15 दिनों की सरकार है कमलनाथ की। बहुत प्रयास किया कांग्रेस ने, हर तरीके से सरकार को बचाने के प्रयास किया। आपको याद होगा पूरा प्रकरण कैसे सिंधिया के साथ क्या हुआ, और उन सभी घटनाक्रमों के दौरान कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि वो अपने विधायकों को रोक ले, लेकिन कर्नाटका में एक तरह से बंधक बनाकर उनके विधायकों को, उनको प्रलोभन देकर 22 विधायकों को तोड़ लिया गया, और उन विधायकों के टूटने की वजह से सरकार तो गिरी ही, भाजपा ने अपनी सरकार बना भी ली। अब यही जो समीकरण है ना, वो तेजस्वी यादव को जच गया है, और तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं ये समझ लीजिए। तेजस्वी, देखिए लालू यादव ने तो पहले से भी ये काम कर रखा है। उन्होंने कई विधायकों को जदयू, भाजपा, हम, वीआईपी सभी के टच में अपने रखा है। कई यादव जाति के विधायकों को, कुशवाहा जाति के विधायकों को ऑन फोन कॉल लालू यादव बात करते रहे हैं, और उन्हें अपने पाले में करने के लिए कन्विंस भी करते रहे। और आप कहिएगा कि कौन सरकार छोड़ के जाना चाहेगा, सत्ता में है एनडीए, कौन लालू यादव के फेरा में पड़ेगा? अभी कुछ दिनों पहले ही तो नीतीश को लालू यादव ने प्रयास किया था, लेकिन कहाँ गए? जिस विधायक को उन्होंने फ़ोन किया था उस विधायक ने उनका फ़ोन कॉल ही सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई हम नहीं जाएंगे लालू यादव के साथ, हमको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, टूना पांडे कहाँ के विधायक थे, कहाँ के एमएलसी थे भाजपा के? आज किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? लालू यादव के लिए। सत्ता का समीकरण बदलते बिहार में देर नहीं लगता है। नीतीश कुमार परमानेंट भाजपा के साथ नहीं है, और अगर आपको लगता है कि परमानेंट नीतीश कुमार भाजपा के साथ है तो जरा 2014 की स्थितियों को याद कर लीजिए। बिहार में सत्ता का गणित कभी बदल सकता है। लालू यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है कई बार कि वो बिहार में सत्ता के गणित के लिए थोड़ा 19-20 समझौता वो भी कर सकते हैं। अब बात सीधी है, कांग्रेस को छोड़कर सरकार बनाने की स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को दोनों पार्टियों में, भाजपा और जदयू यानी 74 पार्टी विधायकों वाली पार्टी बीजेपी और 43 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू, इन दोनों में बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। यानी हम बात कर रहे हैं 20-22 विधायकों की कम से कम जदयू में, और उसी हिसाब से लगभग 30 विधायकों के आसपास भाजपा से, जो कि संभव नहीं है। भाजपा के विधायकों को स्पष्ट निर्देशित है, भाजपा के विधायकों को तोड़ पाना इतने बड़ी संख्या में संभव नहीं है। लेकिन गेम कहाँ फंस रहा है? जदयू में काफ़ी नाराज लोग हैं। जदयू में एक बैक बेंच बन गया है जिस पर पिछले ज़माने के हारे हुए सारे मंत्री, सारे विधायक जो जानते हैं कि भाजपा के साथ रिश्ता आगे निभने वाला नहीं है, जो जानते हैं कि जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे आने वाले समय में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं।
उन्हें लगता है कि भाजपा के साथ रिश्ता आगे खींचने से अच्छा होगा कि कोई नए समीकरण पर हम काम करें। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस समीकरण का हिस्सा हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस बिहार में लालू यादव को आईना जरूर दिखा रही है, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कांग्रेस की ये हठधर्मी इस उपचुनाव के रिजल्ट तक ही है। रिजल्ट में अगर कांग्रेस के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस हुए तब तो कांग्रेस कुछ दिनों तक उसमें भ्रमित रहेगी, लेकिन अगर कांग्रेस उससे उबर नहीं पाई तो कांग्रेस के पास एक ही रास्ता बचता है, फिर से लालू यादव के पास जाना। खासतौर पे तब जब लालू यादव ने एक तरफ भगचोड़ा कह दिया था और बिहार आके डैमेज कंट्रोल में लग गए। उनके जो हरियाणा वाले समधी हैं कैप्टन अजय यादव, वो भी अब डैमेज कंट्रोल में लगे, क्योंकि वो भी कांग्रेसी रहे हैं पुराने, और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए भी बुलाया था। तो वो भी दोनों जो कांग्रेस और राजद के रिश्ते हैं उनको सुधारने में लग गए हैं। ऐसी स्थिति में लालू यादव ने भी बात करते हुए मीडिया से स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पूरे देश में बड़ा एक राष्ट्रीय विकल्प है, उसके समक्ष कोई और नहीं है। बिहार में दो चार छुटभैया नेता है जो कि नेतागिरी करने के चक्कर में, अपना चमकाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, और वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए हम कांग्रेस को जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं। बात सही है, हम चुनाव लड़ना चाहते थे, हम जीत रहे थे, इसलिए हम लड़ना चाहते थे। कांग्रेस को हमारी भावना को समझना चाहिए था। तो भैया एक बात तो आप समझ गए, कांग्रेस कहीं जा नहीं रही है, और अगर कांग्रेस जा भी रही है तो अभी फिलहाल उसके पास कोई बड़ा समीकरण है नहीं। ऐसी स्थिति में बिहार में अगर तेजस्वी यादव के खुल के कह रहे हैं मध्य प्रदेश रिपीट करना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन एक ही है, जदयू में बड़ी टूट करना, माझी और मलाह को मिला लेना, ओवैसी को साध लेना। इसके अलावा कोई और समीकरण बनता दिख नहीं रहा है। अब तेजस्वी पूरा कॉन्फिडेंट है, तो हो सकता है कुछ लोगों से बातचीत उनकी हुई हो, लेकिन ये सब कुछ एक बंद दरवाजे की तरह है, जिसके पीछे क्या है कह पाना संभव नहीं है। तो आज के पंचनामे में मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा विश्लेषण। बहुत जोड़ घटाव करके हमने निकाला निष्कर्ष कि तेजस्वी यादव 2 नवंबर को सरकार बनाने का जो दावा कर रहे हैं, उस दावे की हकीकत उसी दिन स्पष्ट हो पाएगी जिस दिन तेजस्वी यादव जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और उनको पत्र देंगे कि देखिए मेरे पास मेजॉरिटी है। तो कल इसी समय मुलाकात करेंगे फिर से। पंचनामा की श्रृंखलाएं लगातार चल रही हैं। कमेंट सेक्शन में आइए, हमसे बात कीजिए और अपनी राय रखिए। हाँ, इस चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो जब भी पंचनामा की कोई किस्त आएगी, एपिसोड आएगा, आपको अलग से नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।